उसके उठते ही टाइगर समेत इमरान के सब साथी भी उठ खड़े हुए और फिर वो कारों में सवार होकर ग्रीन वैली बंदरगाह पर पहुंच गए। ये खासी तरक्की याफ्ता और मारूफ बंदरगाह थी। बड़े बड़े माल बरदार जहाजों के साथ साथ माहीगीरों के लिए काम करने वाले फिशिंग ट्रॉलर्स, माहीगीरों की कश्तियां, लॉन्चे और बोट्स सभी वहां नजर आ रही थी। कोई ऐसा बूढ़ा माहीगीर मिल जाए जो ब्लैक हेड जजीरे तक जाता रहता हो तो हमें खासी मदद मिल सकती है। इमरान ने कहा, आप यहीं रहे, मैं बर्नार्ड को ले आता हूँ। टाइगर ने जवाब दिया। बर्नार्ड, वो कौन है? इमरान ने चौंक कर पूछा। जिसकी लॉन्च मैंने ली है। वो बूढ़ा आदमी है, अब सिर्फ अपनी 4 लॉन्चें किराए पर देकर गुजारा करता है। वो खुद माहीगिरी करता था। टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद टाइगर एक बूढ़े आदमी को लेकर वहां पहुंच गया। मैंने इसे भारी रकम दे दी है बॉस, आप इससे पूछ ले, ये सच बोलेगा। टाइगर ने कहा। जो मैं जानता हूँ जनाब, वो मैं सच ही बताऊंगा। टाइगर साहब ने मुझे वाकई मेरे तस्वर से भी भारी रकम दी है। बूढ़े बर्नार्ड ने बात करते हुए कहा। हमने उस जजीरे पर जाना है जहाँ एक्रीमिया की लेबोरेटरी है। इमरान ने कहा। जहाँ कर्नल स्टार्क सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर है। बूढ़े बर्नार्ड ने बेसख्ता लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, तुम उसे कैसे जानते हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक तरफ आइए, मैं आपको बताता हूँ, बर्नार्ड ने कहा तो इमरान उसे एक तरफ ले गया। हाँ बताओ अब, इमरान ने कहा। जनाब, कर्नल स्टार्क बेहद अय्याश तबा आदमी है। वो बेतहाशा शराब पीने का आदी है और साथ ही खूबसूरत और जवान लड़कियों का भी शैदाई है, और इसके लिए दोनों काम मैं करता हूँ। बर्नार्ड ने जवाब दिया। कैसे? तुम वहाँ कैसे पहुँचते हो जबकि वहाँ कोई लॉन्च नहीं जा सकती? इमरान ने हैरान होकर कहा। जनाब, जब मैं रास्का आइलैंड पहुंचता हूं तो मैं कर्नल स्टॉक को रेड कॉशन दे देता हूं। वो लेबोरेटरी से एक खुसूसी लॉन्च भेजता है। उस लॉन्च में शराब का जखीरा और 2 लड़कियां सवार होती हैं। मैं भी लॉन्च पर ही जाता हूं, फिर उन सबको वहां पहुंचाकर और कर्नल स्टॉक से भारी रकम लेकर उसकी लॉन्च में वापस आ जाता हूँ। हर हफ्ते ऐसा ही होता है, बर्नार्ड ने कहा। लेकिन वो लड़कियां कब वापस आती हैं? इमरान ने पूछा। कभी तो वो पहले ही उन्हें वापस भिजवा देता है और कभी मेरे साथ अगले हफ्ते, बर्नार्ड ने जवाब दिया। अब तुमने कब जाना है? इमरान ने पूछा। गुज़िश्ता 1 माह से ये सिलसिला रोक दिया गया है। कर्नल स्टार्क के बकौल लेबोरेटरी को कोई खतरा है, अलबत्ता उसने शराब स्टॉक कर ली हुई है, बर्नार्ड ने जवाब दिया। हम अगर रास्का आइलैंड से आगे उस जजीरे तक जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? बस शर्त ये कि कर्नल स्टॉक को भी इसका इल्म न हो सके। इमरान ने कहा। नहीं जनाब, आगे कोई लॉन्च या कोई बोट नहीं जा सकती, वरना एक लम्हे में मिसाइल उसे जलाकर राख कर देता है, बर्नार्ड ने जवाब देते हुए कहा। क्या हम तैरकर वहां जा सकते हैं? इमरान ने कहा। ओ नहीं जनाब, बहुत तवील फासला है और शायद समंदर के अंदर भी उन लोगों ने कोई खास इंतजामात कर रखे हों। अलबत्ता एक काम हो सकता है अगर आप मुझे मजीद रकम दें, बर्नार्ड ने कहा। तुम तरीका बताओ, रकम भी मिल जाएगी, इमरान ने कहा। जनाब, उस जजीरे पर 2 नॉट शुमाल में एक और छोटा सा टापू है जिस पर एक्रीमियन फौज का मवासलाती सेंटर है। ये छोटा सा टापू मुकम्मल तौर पर एक्रीमियन फौज के कब्जे में है। वहाँ का इंचार्ज कर्नल जेराल्ड है, वो भी कर्नल स्टॉक के जैसा ही है। मैं वहाँ भी लड़कियां और शराब पहुँचाता रहता हूँ। इस टापू के गिर्द नरकलों का जंगल है, इंतहाई खौफनाक नरकल, जिसमें लाखों की तादाद में सांप और अस्दे हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसलिए इस टापू तक कोई लॉन्च या कश्ती नहीं पहुंच सकती। अलबत्ता जब मेरी लॉन्च वहां पहुंचती है तो मैं 100 मीटर पहले रेड लाइट का 3 बार इशारा देता हूं तो वहां से एक क्राउड लॉन्च भेजी जाती है। फिर समंदर में ही सामान वगैरह का तबादला होता है और मैं वापस आ जाता हूं और क्राउड लॉन्च भी वापस चली जाती है, बर्नार्ड ने जवाब दिया। लेकिन हमने तो वहां नहीं जाना, हमने तो लेबोरेटरी वाले जजीरे पर जाना है, इमरान ने कहा। मैं वही बता रहा हूँ जनाब, आप इस टापू पर जाने की बजाय लॉन्च का रुख उस जजीरे की तरफ मोड़ दें तो शायद वहां पहुंच जाएं, क्योंकि आप टापू की तरफ से आ रहे होंगे, इसलिए हो सकता है कि वो आपको ना रोके, बर्नार्ड ने कहा। क्या इस टापू पर मौजूद फौजी बाकायदगी से यूनिफॉर्म पहनते हैं? इमरान ने कहा। जी हाँ, वो यूनिफॉर्म में होते हैं, बर्नार्ड ने जवाब दिया। तो इमरान ने जेब से बड़े नोटों की एक गड्डी निकालकर उसमें से 5 बड़ी मालियत के नोट निकालकर बर्नार्ड को दे दिए। बहुत शुक्रिया जनाब, आप वाकई फयाज आदमी हैं। अब मैं आपको एक राज की बात बता दूं जिसका इल्म सिवाय मेरे यहाँ और किसी को भी नहीं है, और वो ये है कि इस टापू में भी जेर जमीन कोई अड्डा है, क्योंकि मैंने अक्सर वहां से MSM को बंदरगाह की तरफ जाते या टापू की तरफ आते देखा है, बर्नार्ड ने कहा। MSM वो क्या होती है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा।
ये एक ताबूतनुमा कश्ती होती है जो ऑटोमेटिक अंदाज में चलती है, जैसे कोई आबदो समंदर की तह में चलती है। ये भी समंदर की तह में चलती है। इसे मैंने कई बार बंदरगाह पर उबरते हुए देखा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो आसानी से मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। और कभी मैंने उसे इस टापू से निकलकर समंदर में सफर करते हुए देखा है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इस टापू के नीचे भी कोई खास फौजी अड्डा है, वरना इस तरह ये MSM काम ना करती। बर्नार्ड ने कहा तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर उसका शुक्रिया अदा करके उसको रवाना कर दिया और फिर मुड़कर अपने साथियों के पास पहुंच गया। कोई खास बात इमरान साहब, सफदर ने कहा, और इमरान ने अलहदगी में बर्नार्ड से होने वाली बातचीत की तफसील बता दी। फिर आपने क्या सोचा है? सफदर ने कहा। इस रास्का आइलैंड पहुंचकर सोचेंगे, अभी वहां तक तो पहुंचे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, बर्नार्ड की यह तजवीज़ तो दुरुस्त है कि हम पहले उस टापू तक पहुंचे और फिर वहां से मुड़कर रास्का आइलैंड पहुंच जाए, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, उस रास्ते से जाने के लिए हमें फौजी लॉन्च और फौजी यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करना होगा और इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए इसे छोड़ो, हम इधर से ही जाएंगे, इमरान ने कहा। तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। टाइगर चूंकि लॉन्च का बंदोबस्त पहले ही कर चुका था, इसलिए वो सब उस लॉन्च में सवार होकर रास्का आइलैंड की तरफ बढ़ते चले गए। एक बड़े से थैले में पहले ही हसास और मखसूस असला लॉन्च में मौजूद था। इस खुसूसी असले का इंतजाम भी टाइगर ने ही किया था। इमरान, हमने वहां करना क्या है? क्या वो फार्मूला ले जाना है या सिर्फ इस लेबोरेटरी को तबाह करना है? जूलिया ने कहा। फार्मूला कैसे वापस ले जाएंगे, क्योंकि हमें उस फार्मूले के बारे में किसी तफसील का इल्म नहीं है, इसलिए बस लेबोरेटरी को तबाह करना है ताकि साथ ही यहाँ मौजूद तमाम फार्मूले भी खत्म हो जाए, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, आपने कोई प्लानिंग बनाई है? इस बार सफदर ने पूछा। प्लानिंग क्या बनानी है, बस वहां पहुंचेंगे और फिर तनवीर एक्शन शुरू। उस जजीरे पर जितने भी अफराद हैं उनका खात्मा, लेबोरेटरी की तबाही और फिर वापसी, इमरान ने जवाब दिया। तो तनवीर का चेहरा चमक उठा और इसके साथी भी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। कर्नल स्टार्क अपने ऑफिस में मौजूद था कि मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल स्टार्क ने कहा। मशीन रूम से अर्नोल्ड बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्यों कॉल की है, कोई खास बात? कर्नल स्टार्क ने तेज लहजे में कहा। यस सर, आप मशीन रूम में आ जाए, मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूँ, अर्नोल्ड ने कहा। तो कर्नल स्टार्क बेख्तियार चौंक पड़ा। कैसा मंजर? कर्नल स्टार्क ने चौंक कर पूछा। आप आ जाए, जुबानी बात नहीं हो सकती। जल्दी आ जाए बॉस, जजीरा खतरे में है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ अच्छा, मैं आ रहा हूँ, कर्नल स्टार्क ने जजीरे के खतरे में होने का सुनकर तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर एक झटके से उठकर वो ऑफिस के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो मशीन रूम में दाखिल हुआ। ये एक बड़ा हॉलनुमा कमरा था जिसमें दीवारों के साथ काफी मशीनें नस्ब थीं और इन मशीनों के सामने स्टूलों पर उनके ऑपरेटर्स मौजूद थे, जबकि एक साइड पर शीशे का बना हुआ कैबिन था जिसमें मशीन रूम का इंचार्ज और कंट्रोलर अर्नोल्ड बैठा हुआ था। इस मशीन रूम में 24 घंटे जजीरे के चारों तरफ, समंदर के ऊपर और उसके दरमियान और निचली तह, इसी तरह आसमान की मुसलसल चेकिंग की जाती थी। एक मशीन का ताल्लुक मौसमियात से था जो समंदर में आने वाले तूफानों और जमीन से बालातर हिस्सों में आने वाली बारिशों या तूफानी हवाओं के बारे में मुसलसल इत्तलात देती रहती थी। एक मशीन का ताल्लुक जजीरे के चारों तरफ साहिली पट्टी पर मौजूद हिफाजती आलात की चेकिंग से था। इन आलात की वजह से कोई इंसान या जानवर जजीरे पर किसी सूरत दाखिल ना हो सकता था। इस काम के लिए एक खुसूसी घाट बना हुआ था जहां इन लॉन्चों की आमदोरफ्त जारी रहती थी, लेकिन इस घाट पर भी ऐसे आलात नस्ब थे जिनके जरिए हर आने जाने वाले इंसान और सामान की तफसीली चेकिंग होती रहती थी। दूसरे लफ्जों में यहाँ के इंतजामात इस टाइप के थे कि यहाँ बगैर इजाजत मक्खी भी दाखिल ना हो सकती थी। गो यहाँ की लेबोरेटरी आम सी लेबोरेटरी थी और यहाँ किसी खास या अहम फार्मूले पर काम ना होता था, लेकिन जाहिर यही किया जाता था कि यही असल ब्लैक हेड लेबोरेटरी है, जबकि असल ब्लैक हेड लेबोरेटरी टापू पर थी जहाँ ऊपर एक्रीमियन फौज का मौसलाती सेंटर बना हुआ था और इस सेंटर के लिए काम करने वाले फौजी और टापू पर रहने वाले फौजियों को भी इल्म न था कि इस टापू पर जेर जमीन ब्लैक हेड लेबोरेटरी काम कर रही है। टापू में मौजूद खुफिया लेबोरेटरी और जजीरे की लेबोरेटरी के दरमियान राब्ता सिर्फ खुसूसी आबदोजों के जरिए होता था जिसका इल्म टापू पर रहने वालों को ना हो सकता था। सिर्फ कर्नल स्टार्क को इसका इल्म था या मशीन रूम के इंचार्ज अर्नोल्ड को इस बारे में मालूमात हासिल थी
कर्नल स्टार्क तेज तेज कदम उठाता हुआ शीशे वाले कैबिन की तरफ बढ़ा और फिर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उद्दड़ उम्र अर्नोल्ड उसके इस्तकबाल के लिए कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ है अर्नोल्ड, क्यों इस तरह कॉल की थी? कर्नल स्टार्क ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस आप तशरीफ रखें, मैं आपको एक खास मंजर दिखाना चाहता हूँ, अर्नोल्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो कर्नल स्टार्क कुर्सी पर बैठ गया। अर्नोल्ड ने भी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सामने मेज पर पड़ी कंट्रोलिंग मशीन के यक्के बाद दिगरे कई बटन प्रेस कर दिए तो स्क्रीन पर झमाके से एक मंजर उभर आया। ये एक जजीरे का मंजर था। अर्नोल्ड ने एक नॉब को घुमाया तो जजीरे के मनाजिर तेजी से बदलते रहे। फिर एक मंजर रुक गया। कर्नल स्टार्क खामोश बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसके होंठ भींचे हुए थे और चेहरे पर तजस्सुस के तासुरात नुमाया थे। अर्नोल्ड ने एक और नॉब घुमाई तो स्क्रीन पर यह मंजर वाज़ह और बड़ा होकर नजर आने लग गया। वहां 2 औरतें और 5 मर्द मौजूद थे। उनके पास 2 बड़े बड़े थैले मौजूद थे। उनमें से एक आदमी आंखों से दूरबीन लगाए समंदर के अंदर किसी चीज को देखने में मसरूफ था, जबकि बाकी अफराद खामोश खड़े थे। कौन है ये? तुमको इन पर क्या शक है? कर्नल स्टार्क ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, उस आदमी ने जो दूरबीन आंखों से लगा रखी है ये आम दूरबीन नहीं है, बल्कि इस दूरबीन में ऐसे आलात और खुसूसी लेंस मौजूद हैं जिनकी मदद से सतह समंदर से समंदर की इंतहाई निचली तह तक को देखा जा सकता है, अर्नोल्ड ने कहा। तो कर्नल स्टार्क चौंक पड़ा। शायद ये मछलियों के सिलसिले में चेकिंग कर रहा हो। कर्नल स्टार्क ने कहा। नहीं बॉस, मछलियों की चेकिंग के लिए दूरबीन इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये एक्रीमियन नेवी के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई है ताकि समंदर में अगर कोई रेस लाइनिंग हिफाजती इकदाम के तौर पर बिछाई गई हो तो उन्हें चेक किया जा सके। अर्नोल्ड ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि ये लोग समंदर में किए गए हिफाजती इकदाम को चेक कर रहे हैं? कर्नल स्टार्क ने चौंक कर पूछा। यस बॉस, मेरा यही मतलब था, वरना आम सयाह अव्वल तो इस माहीगीरों के जजीरे पर आते नहीं, और अगर आए भी सही तो वो आम दूरबीन इस्तेमाल करते हैं, ये खुसूसी दूरबीन इस्तेमाल नहीं करते, अर्नोल्ड ने जवाब दिया। लेकिन ये कौन लोग हो सकते हैं और क्या चाहते हैं? कर्नल स्टार्क ने कहा। ये तो मालूम नहीं है बॉस, वैसे अगर आप हुक्म दे तो मैं अब दोबारा इन्हें चेक करूं, अर्नोल्ड ने कहा। ये जो कुछ नजर आ रहा है ये कितनी देर पहले का है? कर्नल स्टार्क ने चौंक कर पूछा। जब मैंने आपको फोन किया था तो मैंने इन्हें मॉनिटर किया था और फिर ये मंजर खुसूसी तौर पर स्टील कर लिया गया, क्योंकि इतने फासले पर चेकिंग मुसलसल नहीं की जा सकती, अर्नोल्ड ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, चेक करो, कर्नल स्टार्क ने कहा। तो अर्नोल्ड ने मशीन को एक बार फिर ऑपरेट करना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर एक बार फिर झमाके होने शुरू हो गए। चंद लम्हों बाद एक मंजर उभरा तो अर्नोल्ड के साथ साथ कर्नल स्टार्क भी बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि वहां मौजूद ग्रुप जिसमें 2 औरतें और 5 मर्द थे वो सब जदीद तरीन गोताखोरी के लिबास पहनने में मसरूफ थे। ओ ये जजीरे पर आने के लिए तैयार हो रहे हैं, इन्हें किस तरह रोका जा सकता है? कर्नल स्टार्क ने कहा। यहाँ पहुंचकर ये खुद ही हलाक हो जाएंगे बॉस, यहाँ साहिल पट्टी पर तंसीबियात मौजूद हैं, अर्नोल्ड ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओ ये लोग घाट को इस्तेमाल करेंगे, सुनो, फौरन घाट को ब्लॉक कर दो, मुकम्मल तौर पर वहां भी हिफाजती लाइन को ओपन करो, कर्नल स्टार्क ने कहा। यस बॉस, अर्नोल्ड ने जवाब दिया और इसके साथ ही वो एक बार फिर मशीन को ऑपरेट करने में मसरूफ हो गया। ये कौन लोग हो सकते हैं? कर्नल स्टार्क ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर चंद लम्हों बाद वो इस तरह उछला जैसे कुर्सी में अचानक लाखों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया हो। क्या हुआ बॉस? अर्नोल्ड ने कर्नल स्टार्क की इस तरह उछलने पर हैरत भरे लहजे में कहा। ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, लाजमन वही हैं। ओ ये वाकई वही हैं, कर्नल स्टार्क ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। हो सकते हैं सर, लेकिन ये सब फिर भी जजीरे पर तो किसी सूरत नहीं पहुंच सकते, ये जजीरे तक पहुंचते ही खुद ब खुद हलाक हो जाएंगे, अर्नोल्ड ने जवाब देते हुए कहा। ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, सुपर 3 इन्हें रोक ना सकी, ग्रीन वैली में हमारे आदमी इन्हें चेक नहीं कर सके, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, इन्हें लाजमन हलाक होना चाहिए, कर्नल स्टार्क ने चीखते हुए लहजे में कहा। जब से उसके जहन में पाकिस्तानी एजेंटों का ख्याल आया था उस वक्त से उसका लहजा ही बदल गया था। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे अंदर से चीखने पर मजबूर कर रहा हो। ये हलाक हो जाएंगे बॉस, चाहे कोई भी क्यों ना हो, गार्ड भी मैंने ऑफ कर दिया है, अर्नोल्ड ने कहा। इन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी? कर्नल स्टार्क ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। 15 से 20 घंटे, बशर्त ये कि ये तैरते हुए यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि इतना फासला आदमी समंदर में मुसलसल तैर नहीं सकता, अर्नोल्ड ने कहा और फिर वो यकलख्त उछल पड़ा। क्या हुआ? कर्नल स्टार्क ने उसे उछलते देखकर चौंक कर कहा। ओ ये हुपर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखें, वो सर पर लगा रहे हैं,
अर्नोल्ड ने तेज लहजे में कहा। ये हुपर क्या होता है? कर्नल स्टॉक ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये एक खुसूसी अंदाज का पंखा होता है। इसके पर मखसूस अंदाज के बने हुए हैं। ये पानी के अंदर इंतहाई तेज रफ्तारी से चलता है और पानी को इस तरह काटता है जैसे हवाई जहाज के पंखे हवा को काटकर पीछे की तरफ धकेलते हैं और जहाज तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता है। यूं समझ ले कि ये समंदर का हवाई जहाज है और इसकी वजह से अब इन्हें यहाँ पहुँचने में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घंटे लगेंगे और अब ये लाजमन यहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि हुपर के इस्तेमाल से इन्हें खुद तैरने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अर्नोल्ड ने मजीद वजाहत करते हुए कहा, वेरी बैड, ये तो मुकम्मल तैयारी से यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने हमारे हिफाजती इंतजामात को ब्रेक करने के भी इंतजामात कर रखे होंगे। कर्नल स्टॉक ने कहा, यस बॉस, अब तो मुझे भी यही अंदाजा हो रहा है। वैसे बॉस, आप 10 अफराद को तैयार करा ले, इन्हें जीपे दे दे और फिर ट्रांसमीटर पर आप उन्हें इत्तला दे दे कि ये लोग किस तरफ से आ रहे हैं ताकि ये लोग वहां पहुंचकर उनका रास्ता रोक सकें। अर्नोल्ड ने कहा, अब ऐसा ही होगा, लेकिन तुम ये बताओ कि रास्का आइलैंड से यहाँ तक उन्हें हलाक करने के लिए तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है? कर्नल स्टॉक ने कहा, जनाब, साहिल पट्टी पर तमाम इंतजामात किए गए हैं क्योंकि हमने जजीरे को हर किस्म की मुदाखलत से महफूज रखना था। बाकी समंदर में तो हम मुदाखलत नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से करीबी टापू पर एक्रीमियन फौज मौजूद है और इधर उधर फौजी बहरी मशकें भी होती रहती हैं। अर्नोल्ड ने तफसील से बात करते हुए कहा, लेकिन अब तक तो हमने सबको यही बताया था कि कोई मक्की भी जजीरे में दाखिल नहीं हो सकती, कोई करीब भी नहीं आ सकता। कर्नल स्टॉक ने गुस्सीले लहजे में कहा, यस सर, कोई लॉन्च, कोई जहाज नहीं आ सकता, कोई हेलीकॉप्टर, कोई जहाज हमारे जजीरे को क्रॉस नहीं कर सकता। इन सबको समंदर में ही तबाह कर देने के आलात यहाँ मौजूद हैं, लेकिन समंदर के अंदर सफर करने वालों का हम क्या बिगाड़ सकते हैं? अर्नोल्ड ने जवाब दिया, ओ तो ये बात है, अब मैं समझा। इसलिए ये शातिर लोग समंदर के अंदर से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इनका ख्याल होगा कि हमें इनकी आमद का पता नहीं चलेगा, लेकिन अब वो यकीनन मारे जाएंगे। मैं आदमी भी तैयार कराता हूँ और जीपे भी। तुम भी अपने तमाम आलात को चेक कर लो, हमने हर सूरत में इन लोगों का खात्मा करना है। कर्नल स्टॉक ने उठते हुए कहा, जनाब, एक बात मेरे जहन में आई है। अर्नोल्ड ने अचानक चौंक कर कहा तो कर्नल स्टॉक जो उठ रहा था दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात? कर्नल स्टॉक ने कहा, जनाब, अगर ये पाकिस्तानी एजेंट हैं तो फिर तो इनकी लाशें हमें महफूज रखनी चाहिए ताकि हम इन्हें बतौर सबूत आला हुक्काम को दिखा सके, वरना किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं करना। अर्नोल्ड ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इन्हें जजीरे पर आने दिया जाए और फिर हलाक किया जाए? कर्नल स्टॉक ने होंठ चबाते हुए कहा, यस सर, ताकि इनका मेकअप वॉश किया जा सके। अर्नोल्ड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ये इतने खतरनाक एजेंट है कि अगर इन्हें जजीरे पर आने का मौका मिल गया तो ये बाजी पलट सकते हैं, और जहाँ तक लाशों का ताल्लुक है तो लाशें समंदर से भी निकाली जा सकती हैं, इसलिए कोई जजीरे पर नहीं आएगा, इनकी मौत समंदर में ही होनी चाहिए। कर्नल स्टॉक ने फैसलाकुन लहजे में कहा, यस सर। अर्नोल्ड ने सर झुकाते हुए कहा और कर्नल स्टॉक उठकर मुड़ा और शीशे वाले केबिन से बाहर निकल गया।